हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मिनिया। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टॉप 10 मैजिकल एमसीक्यूज़ आपके जीआईसी के एग्ज़ाम के लिए और उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्ज़ाम के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहली स्टेटमेंट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप टू रेंडर सर्विस टू मेंबर्स। तो पहला ऑप्शन जो है वो ये कह रहा है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सर्विस देने के लिए सेटअप होता है। तो इसके इस्टेब्लिश होने का जो मेन पर्पस होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कि सर्विस देना, तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि ये वाले जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इनका मेन मकसद क्या होता है, सर्विस देना। किसको सर्विस देना, अपने मेंबर्स को या फिर सोसाइटी को। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होते हैं सर्विस देने के लिए, चाहे वो अपने मेंबर्स को सर्विस दें या फिर सोसाइटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स एम इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इनका उद्देश्य ये नहीं होता है लाभ कमाना। तो बिल्कुल सही है कि इनका जो एम होता है, इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। क्यों, जैसे ही इनके नाम से आप समझ सकते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इन्हें क्या बोला जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होते हैं, इनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन्हें कभी प्रॉफिट हुआ तो ये उसे रखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो प्रॉफिट करना एम नहीं है, लेकिन अगर होगा तो वो रखेंगे ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट टू इट्स मेंबर। तो ये भी एक इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक मान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं अपने मेंबर्स में। तो ये भी इसका राइट ऑप्शन है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि ये एक सेपरेट है, अलग है और लीगल है, एंटिटी है, और ये किसी भी इंडिविजुअल्स या किसी भी एंटरप्राइज के द्वारा ओन नहीं किया जाता है। तो अभी तक हम जल्दी से रिकॉल करते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये सिर्फ वेलफेयर करने के लिए इस्टेब्लिश होता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए इस्टेब्लिश नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे चैरिटेबल सोसाइटी हो गया, स्कूल्स हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, और रिलीजियस सर्विसेज हो गई, क्लब्स वगैरह हो गए, लिटरेरी सोसाइटीज़ हो गई। तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। ये सेपरेट लीगल एंटिटी है और इसका प्रॉफिट, इसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि अपने मेंबर्स को सर्विस देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ई, ऑल ऑफ द एबव। तो जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पर राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट और पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, इट इज़ अ समरी ऑफ कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट। तो रिसीट और पेमेंट अकाउंट के बारे में अगर हम बात करें तो रिसीट और पेमेंट अकाउंट को कौन मेंटेन करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये समरी देता है, बिल्कुल कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट की समरी प्रोवाइड करता है रिसीट और पेमेंट अकाउंट। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट दोनों ही रिकॉर्ड होते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या फिर रेवेन्यू नेचर का किया हो आपने। तो दोनों ही तरह के कैपिटल, रेवेन्यू, रिसीट और पेमेंट इसमें क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। इट रिकॉर्ड्स कैश और बैंक ट्रांजैक्शन विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग सक्सेस और सक्सीडिंग अकाउंटिंग पीरियड्स। तो इसमें क्या होता है कि जब आप रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाते हो, मान लीजिए कि आपको सब्सक्रिप्शन मिलना है और वो आपको प्रीवियस ईयर का मिल गया इस साल, तो वो भी आप रिकॉर्ड करोगे। तो इसका मेन क्या होता है, रिसीट और पेमेंट अकाउंट में अगर आपको कोई भी पेमेंट रिसीव हो रही है, वेदर वो इस साल की है या पिछले साल की आपको मिल रही है या नेक्स्ट ईयर की मिल रही है इस साल, तो वो तीनों सालों की इसी साल में रिकॉर्ड हो जाती है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है कि वो अगर करंट ईयर की नहीं है तो उसे नहीं लिखना है, सॉरी किसी अदर ईयर की है तो उसे नहीं लिखना है। ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन रिसीट और पेमेंट अकाउंट में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है डी ऑप्शन। तो ये नॉमिनल अकाउंट है, तो बिल्कुल गलत, ये नॉमिनल अकाउंट नहीं होता है। ये कौन सा अकाउंट होता है, ये रियल अकाउंट होता है। तो रिसीट और पेमेंट अकाउंट क्या होता है, ये कैश और बैंक ट्रांजैक्शन की एक समरी होती है
और ये क्या शो करता है, ये कैश पोजीशन को शो करता है। ये एक तरह का रियल अकाउंट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें कैपिटल और रेवेन्यू नेचर्स के जो भी एक्सपेंडिचर्स या पेमेंट होती हैं या रिसीव हो रहा है तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। इसमें करंट और प्रीवियस या सक्सीडिंग को लेकर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। तो रिसीट और पेमेंट अकाउंट का एक छोटा सा फॉर्मेट देखते हैं जिससे आपको चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। इसे थोड़ा सा सही से बनाते हैं। यहाँ पर आपका जो आएगा डेबिट साइड, यहाँ पर हम लिखते हैं रिसीट्स और यहाँ पर आपकी अमाउंट आएगी, यहाँ पर आएगी आपकी पेमेंट्स और यहाँ पर आएगी आपकी अमाउंट। यहाँ पर क्या होता है, जितने भी आपको इनकम रिसीव हो रही है, कहाँ से इनकम रिसीव हो सकती है, नहीं मान लीजिए कि कोई एंट्रेंस फीस हो गया और सब्सक्रिप्शन के थ्रू हो गया, डोनेशन मिल गई इन्हें, तो ये सब क्या होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम का सोर्स होती हैं। सबसे पहले रेवेन्यू और रिसीट और पेमेंट अकाउंट में आपकी स्टार्टिंग किससे होती है, तो टू बैलेंस बीडी से होती है। पिछले साल का जो भी आपका कैश बैलेंस है उसे यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर इसके बाद अगर कोई बैंक का है तो वो भी बैलेंस लिखा जाएगा। फिर इसके बाद जहाँ जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, चाहे वो कैपिटल नेचर का है या फिर रेवेन्यू नेचर का है। कैपिटल नेचर के रिसीट्स क्या हो गए, इसे भी हम एक तरफ आपको लिखाते हैं। जैसे कैपिटल नेचर के रिसीट्स हो गए लाइफ मेंबरशिप फीस, तो लाइफ मेंबरशिप फीस जो होती है वो एक पर्सन जो होता है वो एक ही बार देगा कि पूरी लाइफ मेंबरशिप फीस है उसकी, तो ये कैसा है, कैपिटल रिसीट है, तो वो भी इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। अब बात करते हैं जैसे कि रिवेन्यू रिसीट की, तो रिवेन्यू रिसीट्स के एग्जांपल हो गए सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन तो ऐसा होता है कि वो रिवेन्यू नेचर का रिसीट होता है, तो सब्सक्रिप्शन भी आपका क्या होगा, इसी में लिखा जाएगा। फिर जो भी पेमेंट्स होती हैं उसे हम यहाँ पर डालते हैं, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया, यहाँ पर रिसीट आ जाएगी और यहाँ पर जितनी भी पेमेंट्स हैं, जैसे कि पेमेंट क्या क्या करेंगे, कोई परचेज़ किया, कोई एसेट या फिर कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ख़रीदा, कोई ऑडिट फ़ी दी, तो वो सारी पेमेंट्स यहाँ पर आएंगी। इसका बैलेंस क्या निकलेगा, बैलेंस सीडी में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्पर्जन कर्व। इनमें से किसे डिस्पर्जन कर्व कहा जाता है, तो डिस्पर्जन कर्व किसे बोला जाता है, लॉरेंस कर्व को बोला जाता है। लॉरेंस कर्व किसने दिया था, तो लॉरेंस कर्व जो था इसे डिवाइस किया था डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंस ने। तो डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंस ने लॉरेंस कर्व को डिवाइस किया था। ये क्या है, ये ग्राफिकल तरीका है डिस्पर्जन को मेजर करने का। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की मदद से लॉरेंस कर्व को तैयार किया जाता है। तो लॉरेंस कर्व क्या होता है, डिस्पर्जन का ग्राफिकल मेथड के थ्रू एक डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड कैश इनफ्लो। वो पीरियड कौन सा होता है जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का होता है और कैश इनफ्लो का होता है, तो वो पीरियड होता है पे बैक पीरियड। अगर बात करते हैं पे बैक पीरियड के बारे में, तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है अपॉन एनुअल कैश फ्लो। तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो। पे बैक पीरियड से आपको ये पता चलता है कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए कहीं पर, 1 लाख रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट करी है और पहले साल आपका 10,000 रिकवर हो रहा है, मतलब आपको जो कैश इनफ्लो हो रहे हैं वो पहले साल हुए 10,000, दूसरे साल हुए 20,000 और तीसरे साल हुए 40,000 और चौथे साल हुए मान लीजिए 50,000।
तो आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, आपने इनिशियल में कितना इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो ये आपका कितने टाइम पीरियड में रिकवर्ड होगा, ये कैसे पता लगेगा, ये पे बैक पीरियड के थ्रू पता लगेगा। तो पे बैक पीरियड के थ्रू आपको पता लगेगा कि आपका जो पैसा है वो कितने टाइम पीरियड में रिकवर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले साल आपका 10,000 रिकवर हो रहा है, दूसरे साल आपका 20,000, तो टोटल 2 सालों में कितना हो जाएगा, 30,000। फिर 3 सालों में कितना हो जाएगा टोटल, तो टोटल हो जाएगा 80,000। और चौथे साल में आप देख रहे हैं कि 50,000 आपका हो रहा है। तो इसका मतलब है 3 पॉइंट समथिंग कुछ आपका जो है वो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर्ड हो जाएगी। तो पे बैक पीरियड आपको ये बताता है कि जो भी आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने टाइम पीरियड में कवर हो जाएगा, बस इसे इतना मतलब होता है। इसके अलावा पे बैक पीरियड और कुछ शो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो मैनेजमेंट का एसेंस होता है। ये स्टेटमेंट किसने दी है, तो ये स्टेटमेंट दी है मोनी एंड रेले ने। नेक्स्ट बात करते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कौन रिलीज़ करता है, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक और IMF को क्या बोला जाता है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का ट्विंस बोला जाता है IMF और वर्ल्ड बैंक को। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, वॉशिंगटन DC में हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक का मेन मकसद क्या था कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको ठीक करना, और IMF का काम क्या है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रेट्स में स्टेबिलिटी को लेकर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम ये भी देख लेते हैं अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो अंकटाड का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रैक्टिस और मेथड्स के अकॉर्डिंग जो आपकी अकाउंटिंग प्रैक्टिस है और मेथड है उसे जल्दी जल्दी बदलना नहीं चाहिए, उसे चेंज नहीं करना चाहिए वन अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में। तो ये है कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि आपने जो एक बार चलाया मेथड उसको आप कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ टाइम नहीं, उसे चेंज मत करो, उसे थोड़ा सा अनचेंज रहने दो। जो मेथड आपने पिछले सालों में चलाया है वही आपको आगे भी कंटिन्यू करना है। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, प्रैक्टिस और मेथड्स को अनचेंज रहने देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच कॉस्टिंग मेथड ओनली वेरिएबल कॉस्ट, एक मिनट, इसमें आपको यहाँ पे कंजर्वेटिज्म नहीं होगा, यहाँ पर होगा कंसिस्टेंसी मेथड। वही थोड़ा सा कंजर्वेटिज्म तो प्रूडेंस कंसेप्ट होता है जिसके हिसाब से आपको फ्यूचर के लॉसेस को तो ध्यान में रखना है लेकिन प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना है। इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो इसे प्लीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसका जो आंसर है वो है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने अकाउंटिंग मेथड्स और प्रैक्टिसेस को अनचेंज नहीं करना है, मतलब अनचेंज रहने देना है, चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच कॉस्टिंग मेथड्स ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्ट्स। तो किस कॉस्टिंग मेथड्स के अकॉर्डिंग केवल वेरिएबल कॉस्ट ही प्रोडक्ट में चार्ज होगी, तो इसे बोला जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट को आपका बोला जाता है, चलिए इसे थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। चलिए मार्जिनल कॉस्टिंग को थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से है। मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल होता है, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स के इक्वल होता है। ठीक है, PC मतलब यहाँ पर प्राइम कॉस्ट, या फिर अगर आप इसे और सिंपल कर दें तो प्राइम कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। तो इसे आप ये भी बोल सकते हैं।
तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। अगर हम इसे और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो प्राइम कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसे और शॉर्ट में लिखने का तरीका है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द करेक्ट आइटम्स। करेक्ट आइटम्स को मैच करना है। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था। यहाँ पर मैं इसका राइट आंसर लिख देती हूँ। और आरबीआई को इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईडीबीआई, तो आईडीबीआई को इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1964 में। यहाँ पर इसका होगा 1949 और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईडीबीआई का राइट ऑप्शन क्या है, 1964। 14 बैंकों को नेशनलाइज कब किया गया था, तो किया गया था 1969 में। इसके बाद 6 बैंकों को और किया गया था, वो कब किया गया था, ये साइड में याद रखिएगा, 1980 को। नेशनलाइजेशन ऑफ इम्पीरियल बैंक, तो इम्पीरियल बैंक को नेशनलाइज कब किया गया था, इसको किया गया था 1955 में, जिसे स्टेट एसबीआई बना दिया गया था। और इम्पीरियल बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था 1921 में। इसमें आपको जीएवी निकालना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। चलिए समझते हैं। पहले तो फेयर वैल्यू दी गई है आपको 50,000, म्यूनिसिपल वैल्यू दी गई है 45,000, स्टैंडर्ड रेंट दिया गया है 48,000, एक्चुअल रेंट दिया है 42,000। फेयर वैल्यू, पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि फेयर वैल्यू क्या होता है और म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है और एक्चुअल रेंट क्या होता है। तो फेयर वैल्यू का मतलब कि वो रेंट जो आपके घर, मतलब सिमिलर आपकी हाउस प्रॉपर्टी होगी, आपके घर के जैसे सिमिलर हाउस प्रॉपर्टी है, तो उसमें क्या रेंट चल रहा है, वो होता है फेयर वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ क्या करती हैं, एस्टिमेट करती हैं, जैसे आपके म्यूनिसिपल टैक्सेस को चार्ज करने के लिए। तो म्यूनिसिपल वैल्यू वो वैल्यू जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी एस्टिमेट करती है। स्टैंडर्ड रेंट मतलब स्टैंडर्ड कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका स्टैंडर्ड रेंट डिसाइड होता है, और एक्चुअल रेंट जो भी आपको रेंट रिसीव्ड हुआ है। तो देखते हैं इसे हम। सबसे पहले तरीका क्या होता है, फेयर वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यू में जो हायर होगा, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, हायर होगा। तो इनमें सबसे हायर कौन सा है, 50,000 है। फिर इसके बाद जो हाईएस्ट आएगा उसे किसके साथ कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। इसमें से जो कम होगा, तो कम कौन सा है, 48,000 कम है, वो ले लिया। इसे हम और किस नाम से जानते हैं, इसे एक्सपेक्टेड रेंट के नाम से भी बुलाया जाता है। एक्सपेक्टेड रेंट को आप कंपैरिजन करोगे एक्चुअल रेंट से, तो इनमें से जोन सा ज़्यादा होगा वो आपका जीएवी निकल आएगा। तो आपका जीएवी क्या हो जाएगा, जीएवी हो जाएगा 48,000। इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले लेंगे फेयर वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यू, इनमें से जोन सा हायर होगा। इसे थोड़ी सी कम स्पेस में लेते हैं ताकि एक ही में आपका आ जाए। तो फेयर वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यू में जो भी हायर होती है वो लेते हैं। फिर इसमें से सपोज़ फर्स्ट स्टेप में से जो भी आपकी निकली, और स्टैंडर्ड रेंट में से जो भी लोअर होती है उस वैल्यू को लिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं। और एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से। तो इनमें से जो हायर होता है वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका जीएवी बन जाता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाता है। तो ऐसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर साल इससे एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है जीएवी कैलकुलेट करने से रिलेटेड। तो ये वीडियो गाइस यहीं पे ख़त्म होती है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।